Hi guys, welcome back to our channel Century Chala by Centricity, आपका wealth partner. My name is Anuj and you are watching NISM series 21A Pass for Sure videos. हमने NISM series 21A PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम का सारा करिकुलम कवर किया है। 12 के 12 चैप्टर्स की वीडियो हमने बनाई है। आई होप आपने वो देखी होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपने वो नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने 3 मॉक टेस्ट भी कवर किए हैं। मॉक टेस्ट 1, 2, 3 वो वाली वीडियोस भी हम डाल चुके हैं। आज हम मॉक टेस्ट 4 कवर करने वाले हैं। आज हम मॉक टेस्ट 4 की बात करेंगे। NISM सीरीज 21 PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम का मॉक टेस्ट 4। सो बिफोर आई प्रोसीड लेट मी टेल यू कि दीज आर दी मॉक एग्जाम्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस पर्पस के लिए हैं। इन क्वेश्चंस को, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में आते रहते हैं, बट दिस शुड नॉट बी टेकन एज ग्रांटेड कि यही वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आपको ये वाला सारा का सारा अब जो करिकुलम पढ़ेंगे उसके बाद ये आपके मॉक टेस्ट कवर करके जा सकते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट ये नहीं हमको समझना है कि यही वाला क्वेश्चन आएगा। सो फॉर प्रैक्टिस पर्पस ये मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है पढ़ना देखना, लेकिन उससे भी ज़रूरी है सारा करिकुलम कवर करना है ना। ऐसे बुक से पढ़िए या आप हमारे जो 12 चैप्टर्स हैं उनकी सारी वीडियोस आप देखिए। आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। प्लस आपको ये मॉक टेस्ट का भी लिंक हम डाल देंगे, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो दिस नॉट एन ईजी एग्जाम। आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, पढ़ के जाना पड़ेगा। टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ भी मैंने डाली है, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। बट मॉक टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो मॉक टेस्ट से आपको ये पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट NISM सीरीज 21A PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम का मॉक टेस्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1, record of transactions to be maintained under the Prevention of Money Laundering Act includes cash transaction of the value of more than 5 lakh, 10 lakh, 25 lakh या 1 CR। सो बुक में क्लियरली मेंशन है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है उसमें जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं 10 लाख से ऊपर वो मेंटेन किए जाएंगे। सो द आंसर इज 10 lakhs। क्वेश्चन नंबर 2, ऑफर फॉर सेल OFS इज मेथड ऑफ शेयर सेल फॉर लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, स्टार्टअप्स, ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज लिस्टेड कंपनीज। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी एक फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ करती है टू द पब्लिक और एक ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक लाती है, तो इसको हम फर्दर पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं, राइट। सो बेसिकली एन ऑफर फॉर सेल इज अ फॉर्म ऑफ शेयर सेल वेयर द शेयर ऑफर्ड इन IPO और FPO आर नॉट फ्रेश शेयर्स, बट एक तरीके से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है टू सेल शेयर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड टू देम। तो एक तरीके से जो इन्वेस्टर्स के पास जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, वो इस शेयर्स को वापस दे सकते हैं कंपनी को। सो दैट इज द OFS, ऑफर फॉर सेल। क्वेश्चन नंबर 3, asset allocation is concerned with the relationship among investments, returns, concerned with the returns variability, the process of dividing funds into asset classes, concerned with the risk associated with different एसेट्स। तो बहुत ही क्लियरली हम ये जानते हैं, हमने बुक में बहुत पढ़ा है कि एसेट एलोकेशन क्या है। एसेट एलोकेशन इज डिवाइडिंग योर फंड्स इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो जब आप अपने फंड्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एसेट एलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन फॉलोइंग सिक्योरिटीज: rupee denominated credit enhanced bonds, derivative traded on a recognized stock exchange, domestic mutual fund schemes या all of the above। सो एक जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो इन सब में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी मार्केट्स। सेकेंडरी मार्केट्स के कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट पब्लिक कंपनीज, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग पब्लिक इशूज, प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर सिक्योरिटीज इशूड, ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जो सेकेंडरी मार्केट के जो फंक्शन है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है पब्लिक कंपनीज की, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है पब्लिक इश्यूज के लिए, और प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर सिक्योरिटीज इशूड भी। एक लिक्विडिटी भी, ट्रांजेक्शन करते टाइम आपको लिक्विडिटी भी मिलती है। तो ये सारे के सारे जितने भी फीचर्स हैं वो सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस हैं, आई शुड से। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, अप टू असेसमेंट ईयर डोमेस्टिक कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स वर लायबल टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT ऑन द डिविडेंड। तो ये कब तक था? 21-22, 19-20, 20-21 या 18-19। तो बहुत ही हमें ये याद कर लेना है या हमें ये पता होना चाहिए। बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि अप टू असेसमेंट ईयर जो 2021 था, तो डोमेस्टिक कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स वर लायबल टू पे
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन द डिविडेंड, राइट. सो देयरफॉर शेयर होल्डर्स जो थे वो एग्जेम्प्ट थे टैक्स ऑन द डिविडेंड इनकम पे. बट आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021, अगर एक कंपनी, म्यूचुअल फंड या बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट्स डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो जो डिविडेंड इनकम है दैट इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ such shareholders or unit holders. Question number 7. Which of the following is an example of trading rules and indicators? Moving averages, Bollinger Band analysis, trend line analysis, all of the above. So हमने इक्विटी वाले चैप्टर में पढ़ा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं दैट इज़ ये सब हमारा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, राइट. सो इज़न एक तरीके से ये आपका टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होती हैं सारी चीज़ें, और ये ट्रेडिंग रूल्स के अंतर्गत आती हैं सारी चीज़ें. या इंडिकेटर आप समझ लीजिए, जो मूविंग एवरेजेस हैं, ट्रेंड लाइंस हैं, बॉलिंजर बैंड एनालिसिस हैं. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 8. A dash is a trust that pools the savings of number of investors who share a common financial goal. Bank, custodian, mutual fund, depository. आई थिंक इसका आंसर तो हम सब ऑलरेडी जानते हैं. सो एक म्यूचुअल फंड इंडिया में कॉन्स्टिट्यूटेड है एज अ ट्रस्ट जो पूल करता है सेविंग्स ऑफ पीपल, और फिर वो इन्वेस्ट करता है किसी भी एसेट क्लास में उन इन्वेस्टर्स का जो शेयर करते हैं एक कॉमन फाइनेंशियल गोल को. सो आंसर इज म्यूचुअल फंड. क्वेश्चन नंबर 9. अ ट्रेड दैट इज स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द डे. जो एक ट्रेड जो सिक्योरिटीज और सेकेंडरी मार्केट में किया गया है, और अगर हमने सेम डे पे स्क्वायर ऑफ कर दिया गया है, सो देखिए 4 ऑप्शंस हैं. देखिए देखते हैं कौन सा ठीक है. इज नॉट गारंटेड बाय द एक्सचेंज, इज कैंसिल्ड बाय द एक्सचेंज, इज नॉट कंसीडर्ड इन कैलकुलेटिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, डज नॉट रिक्वायर डिलीवरी ऑफ शेयर्स. सो आंसर इज डज नॉट रिक्वायर डिलीवरी ऑफ शेयर्स. अगर आप एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं और सेम डे स्क्वायर ऑफ कर देते हैं तो उसको आपको डिलीवरी ऑफ शेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें. क्वेश्चन नंबर 10. द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेडिंग इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सचेंज बाय blocking high value trades, restricting types of investors, imposing margin, imposing circuit filters. So एक तरीके से जो डिफॉल्ट ऑन ऑब्लिगेशंस है ट्रेडिंग में, कुछ क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कुछ लिवरेज्ड पोजीशन होती हैं, कुछ मार्जिन ट्रेडिंग होते हैं, तो एक्सचेंज उसको कैसे कंट्रोल करता है. एक्सचेंज उस पर मार्जिन इम्पोज करके उसको एक तरीके से कंट्रोल करता है. आपने देखा होगा ड्यूरिंग दी हाई वोलेटाइल टाइम्स, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक होती है तो ये मार्जिन्स एक्सचेंज बढ़ा देता है. तो जब मार्जिन एक्सचेंज बढ़ा देता है तो आपको ज़्यादा पैसा डीमैट में डालना पड़ेगा. तो उससे क्या है, वोलेटिलिटी आप हैंडल कर पाते हैं, आपको मार्जिन कॉल्स नहीं आती हैं, और ड्यूरिंग दी नॉर्मल डेज आपको एक नॉर्मल मार्जिन चार्ज किया जाता है. तो मार्जिन डिपेंड करता है एक्सचेंज पे कि किस सिक्योरिटी में कितना मार्जिन देना है, मार्जिन लगाना है इन फ्यूचर्स में. तो एक एक्सचेंज इसको इस तरीके से कंट्रोल करता है. सो आंसर इज बाय इम्पोजिंग मार्जिन्स. क्वेश्चन नंबर 11. जनरली द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न इज. रिस्क एंड रिटर्न का फिनोमेना जो हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था. ऑप्शंस देखते हैं. हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न, लीनियर द रिस्क, लीनियर द रिटर्न, हायर द रिस्क, लोअर द रिटर्न, और लोअर द रिस्क, हायर द रिटर्न. सो आंसर इज हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न. जैसे जैसे आप हाई रिस्क की तरफ जाते जाएंगे आपके रिटर्न प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी. क्वेश्चन नंबर 12. द सेल ऑफ विच ऑफ दीज सिक्योरिटीज विल रिजल्ट इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ दे आर हेल्ड फॉर मोर देन 12 months बट लेस देन 24 months. अनलिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड बॉन्ड्स एंड यूनिट्स ऑफ यूटीआई. तो आंसर इज अनलिस्टेड शेयर्स. तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं अगर वो लेस देन 24 months आप होल्ड करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा. क्वेश्चन नंबर 13. Dash is our significant metrics of measuring portfolio managers' performance. Investment returns, investment risk profile, investment style, all of the above, right? So एक तरीके से इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो मैनेजर की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें लगती हैं. उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी देखेंगे, इन्वेस्टर्स का रिस्क प्रोफाइल देखेंगे, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी देखेंगे, स्ट्रेटेजीज देखेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस अप्रोच, फिलॉसफी क्या है फंड मैनेजर की. ये सारी चीज़ें देख के हम पोर्टफोलियो मैनेजर की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Question number 14. Which of these information about client grievances needs to be posted to the regulator? A. Nature of complaints. B. Number of complaints. Any other particular required. So option is A, B, B, C, A, C या all A, B, C. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ए बी सी. देखिए पोर्टफोलियो मैनेजर्स को ये माना जाता है या उनसे भी ये मान के चलता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर एडिक्वेट स्टेप्स लेंगे जितने भी ग्रीवेंसेस इन्वेस्टर्स की हुई हैं विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट.
और सेबी को इन्फॉर्म्ड रखेंगे अबाउट द नंबर, नेचर एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द कंप्लेंट रिसीव्ड. सो दिस इज वन ऑफ द conditions also for obtaining certificate of registration under regulations. तो आपको जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं बोलोगे सेबी को कि हाँ हम ये पूरा ध्यान रखेंगे, तब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिलेगा. सो आंसर इज A, B and C. Question number 15. When does the need for rebalancing of a portfolio arise? Due to change in asset weights, due to change in asset prices, due to change in risk return characteristics, या all of the above. सो देखो पोर्टफोलियो जो है हमारा वो नीड्स टू बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड एंड पीरियोडिकली रीबैलेंस्ड हमको करना पड़ता है. और जब एक पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग की किस तरीके से अराइज हो जाती है, या तो आपको जो एसेट्स के जो वेट्स हैं उनमें कोई चेंज हो गया है, एसेट के प्राइस में चेंज हो गया है, या चेंज इन रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको एक पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करनी पड़ सकती है, अपना एसेट एलोकेशन चेंज करना पड़ सकता है, राइट. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 16. आइडेंटिफाई द एंटिटी विच इज करंटली नॉट अ KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी. CDSL वेंचर्स एंड NSDL कैम्प्स या HDFC वेंचर्स. जिसमें पूछा है नॉट अ KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी. तो पहले देखते हैं कौन कौन सी हैं. जो 5 KYC एजेंसीज हैं वो हैं कैम्प्स, NSDL, कार्वी, डॉटेक्स और CDSL. Hence the answer is HDFC Ventures Limited, which is not a KYC registration agency. Question number 17. Mr. Gupta is a promoter of a yet to be registered company. He wants PMS services for his company and wants to invest 3 crores. What should the PMS firm do? The PMS firm should inform the promoter that he is ineligible for PMS services. The PMS firm should consider the promoter as an individual and take him as an individual client. The PMS firm should ask the promoter to revisit after the registration of the company is done. The PMS firm should inquire and know in what capacity does the promoter wants to invest the fund, right? So इसका correct answer है the PMS firm should ask the promoter to revisit after the registration of the company is done. So registration of the company is mandatory और मैं आपको बताता हूँ these are the following entities which can invest in PMS: individuals, NRI, HUF, proprietorship firms, association of person, partnership firms, body corporate. An unregistered company is not a body corporate, right? Since the promoter is seeking a PMS for an unregistered company, so आपको जो PMS फर्म है, आप प्रमोटर को ये बोलेगी कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लीजिए, उसके बाद आप हमारे ऑफिस में आइएगा, आपको PMS सर्विसेज हम प्रोवाइड करा देंगे. So correct answer is PMS firm should ask the promoter to revisit after the registration of the company is done. Question number 18. Identify the incorrect statement with respect to premature withdrawal of funds by a client. A lock-in period can be imposed on the client. The PMS agreement should include terms of early withdrawal of funds by the client. The PMS agreement should include details of withdrawal fees. Yeah, all of the above are incorrect. So हमें incorrect answer बताना है. तो incorrect answer is a lock-in period can be imposed on the client, right? So ये incorrect है. Portfolio manager cannot impose a lock-in period on the investment of the clients. Question number 19. Which of the characteristics of a straight arrow investor, right? So एक straight arrow investor कैसा होगा? Confident और careful होगा, या anxious and impetuous investor होगा, well balanced होगा, anxious and careful investor होगा? So correct answer is well balanced investors, right? तो there are 5 type of investors मैं आपको बता दूं: the adventurer, the celebrity, the individualist, the guardian and the straight arrow investors, right? So ये वो investors होते हैं, basically they are very balanced. They cannot be placed in any specific quadrant, right? So they fall near the center. So these kind of investors are straight arrow investors, right? So I mean relatively balanced इनकी approach होती है. आपको इनकी मीडियम रिस्क टेकर होंगे, एसेट एलोकेशन भी बैलेंस्ड मिलेगी. सो इस तरीके से ये एक तरीके से स्ट्रेट एरो इन्वेस्टर होते हैं, राइट? सो आंसर इज स्ट्रेट एरो इन्वेस्टर्स एक वेल बैलेंस्ड इन्वेस्टर कहा जाता है. Question number 20. What is the YTM of a 10-year coupon bond of a face value rupees 1,000 and which is currently being sold at 1,000 and which has a balanced maturity period of 3 years, right? So 10%, 10.3, 10.15 and 9.75%. So correct answer is 10% only. तो 1,000 का बॉन्ड था फेस वैल्यू का और 1,000 पे ही बेचा गया है, तो करंटली एट पार ही उसको सेल किया गया है, राइट? सो इफ द इसीलिए इसकी जो कूपन रेट है दैट इज इक्वल टू द YTM. अगर
इफ द बॉन्ड वुड हैव ट्रेडेड एट प्रीमियम या डिस्काउंट, अगर बॉन्ड में कोई ट्रांजैक्शन हुआ होता या प्रीमियम पे गया होता या डिस्काउंट पे गया होता, तो द YTM would have been less or more than the coupon rate. In this case, both YTM and coupon rate is same because वो same value पे ही sell हुआ है bond. So that is, the answer is 10%. Question number 21. Day count convention is a method to counter the number of coupons in a semi-annual coupon bond, to count the days from issue of maturity, to count the days between two trades, to arrive at holding period to calculate accrued interest. So answer is to arrive at holding period to calculate accrued interest. तो day count convention method use होता है आपका holding period पे एक arrive करने के लिए तरीके से accrued interest की जब हम बात करते हैं, accrued interest जब हमें पता करना होता है। Question number 22. The lowest expense ratio threshold for open-ended equity-oriented schemes is 1.05, 0.6 is 1.75 या 0.10. So the answer is 1.05%. So एक तरीके से ये जो एक्सपेंस रेशो हैं म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके से चेंज होते रहते हैं वो आपने चैप्टर नंबर जो 6 है म्यूचुअल फंड्स का उसमें आप देख सकते हैं, बट लोएस्ट इज 1.0. Which feature can be typically related to accumulation phase of an investor? So accumulation जो phase है उसमें कौन से features हो सकते हैं? Less period of time left to retire as compared to net worth, the liabilities are higher. There is a supplemental income from accumulated assets. The investors has sufficient assets. So in the accumulation phase, as compared to net worth, the liabilities are higher. So accumulation phase में क्या हो रहा है? Net worth आपकी typical small है, liabilities आपकी थोड़ी ज़्यादा है, investments भी आपकी fewer हैं और non diversified भी हैं, right? Goals आपके हो सकते हैं children's education, house और investment for future financial independence, right? So इस तरीके से आपका एक accumulation phase में एक investor होता है. So answer is as compared to net worth, the liabilities are higher. Question number 24. What type of a organization is a mutual fund? So mutual fund एक advisory है, trust है, SPV है, special purpose vehicle है या depository और custodian है. So हम सबको पता है the in India mutual funds are constituted as trust. So answer is trust. Question number 25. What do the buy side analyst do? So buy side जो analysts होते हैं वो क्या करते हैं? Buy side analysts provide advisory services to client. Buy side analyst sell securities on behalf of the client. Buy sell analyst buy securities on the behalf of their clients. Yeah, buy side analyst buy securities for their own investment accounts. So the correct answer is buy side analyst buy securities for their own investment accounts. Right? तो buy side analyst कौन से हुए? Buy side analysis work करते हैं money managers like mutual funds हो गए, hedge funds, pension funds, portfolio managers जो परचेज और सेल सिक्योरिटीज करते हैं फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, राइट? सो दीज एनालिस्ट जनरेट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस आपको जनरेट करके देते हैं फॉर देयर इंटरनल कंजप्शन व्हिच इज यूज्ड बाय द फंड मैनेजर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 26. From 2015, all Indians and NRI have to submit an additional declaration to register for PMS services. What is the name of the declaration? FTK, FETCA, FITCA या FATCA, FATCA. So the correct answer is FATCA. Now FATCA is mandatory. FATCA आपका फॉर्म होता है जो फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट इसकी फुल फॉर्म है, तो ये आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट है, एक तरीके से एडिशनल डिक्लेरेशन है जो ऑल इंडियंस एंड NRIs जितने भी हैं उनको सबमिट करनी पड़ती है if they want to register for PMS service. So FATCA is the right answer. Question number 27. Mr. Iyer is a portfolio manager and he is unable to find a comparable benchmark index for portfolio analysis. In such a case, he should follow which of the other approaches? A customized benchmark should be created. Benchmark index closest in asset allocation should be considered. Peer group comparison can be done. The sectoral index of the dominant sector in the portfolio should be considered. So एक बहुत अच्छे से ये बुक में बताया गया है कि कस्टमाइज्ड बेंचमार्क शुड बी क्रिएटेड, राइट? तो अगर एक फंड मैनेजर कोई कंपेरेबल बेंचमार्क इंडेक्स अपने पोर्टफोलियो के नहीं मिल पा रहा है तो वो एक कस्टमाइज्ड बेंचमार्क को क्रिएट कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 28. एज पर जिप्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स,
advertisement guidelines, the leverage and use of derivatives have to be mandatorily disclosed in an advertisement by a portfolio manager. And is this statement true and why? Yes, it is true if there is a material impact on returns due to their usage. Yes, it is true if they are only used for the efficient portfolio management. No, it is not true as GIPS does not mention about the derivatives and leverage. So as per the GIPS Global Investment Performance Standards, ये आपको बेसिकली एक सेट ऑफ एथिक्स स्टैंडर्ड्स फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि यस, इट इज़ ट्रू इफ देयर इज अ मटेरियल इम्पैक्ट ऑन रिटर्न्स ड्यू टू देयर यूसेज. सो करेक्ट आंसर इज ए. ये आपको बताना पड़ेगा. Question number 29. Which of these is not included in the performance reports given to investors? Cash balance, number of securities held in the portfolio, the dividend payout ratio of the companies held in the portfolio, or composition of portfolio. तो correct answer is the dividend payout ratio of the companies held in the portfolio. Portfolio में cash balance भी आपको दिखता है, performance reports में आप देख सकते हैं. Number of securities held portfolio में कितनी है दिखती हैं. Composition of portfolio आप देख सकते हैं, but the dividend payout ratio of जो company हेल्ड है पोर्टफोलियो में, जो फंड मैनेजर ने जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको नहीं दिखता है. करेक्ट आंसर इज डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ द कंपनीज हेल्ड इन द पोर्टफोलियो. क्वेश्चन नंबर 30. आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ बेंचमार्क फॉर अ कंपोजिट. द बेंचमार्क कैन बी अ रेडिली रिकॉग्नाइज्ड बेंचमार्क, द बेंचमार्क कैन बी अ कस्टमाइज्ड बेंचमार्क, द बेंचमार्क कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेंचमार्क, या ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Question number 31. Identify the true statement with respect to the market price of a bond and YTM. If the market price of a bond is lower than the face value, its YTM is equal to the coupon rate. If the market price of a bond is higher the face value, its YTM is greater than the coupon rate. If the market price of a bond is lower the face value, its YTM is greater than the coupon rate. And if the market price of a bond is lower the face value, the YTM is lesser than the coupon rate. So correct answer is C. If the market price of a bond is lower than the face value, the YTM is greater than the coupon rate. अगर आपका मार्केट प्राइस आपकी फेस वैल्यू से कम है, यानी कि बॉन्ड प्राइस डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आपकी YTM आपके कूपन रेट से ज्यादा हो जाएगी एंड द वाइस वर्सा. तो करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 32. द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशंस इन करेंसी एक्सचेंज रेट इज अ अनसिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, डाउनसाइड रिस्क, the psychological risk. So the correct answer is systematic risk. The risk of fluctuation in currency exchange, right? Systematic risk define करता है common risk, interest rate, currency exchange, commodity prices, right? So correct answer is systematic risk. Question number 33. When we mention the term risk in investment, what actually we are referring to? Certainty of timing, certainty of amount, both of the above and none of the above. सो करेक्ट आंसर इज सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट. सो जब भी हम रिस्क की इन्वेस्टमेंट्स में बात करते हैं, हम अमाउंट की सर्टेनिटी की बात करते हैं, राइट? कि हमें जो हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज की सर्टेनिटी है या नहीं. अगर हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज की सर्टेन है, वो सर्टेनिटी है उनके बारे में, सो इसका मतलब हमारा रिस्क कम है. और जब हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज जैसे कि एक्विटीज़ हो गया, उसमें हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज सर्टेन नहीं है, डिफाइंड नहीं है, हैंस द रिस्क इज इंक्रीज्ड. सो जब हम रिस्क की बात करते हैं, एक्चुअली हम सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट की बात करते हैं कि अमाउंट सर्टेन है या नहीं. क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड? It is the payback period to repay the purchasing price of the bond. It is payback period to repay the face value of the bond. It is the payback period to repay the redemption value of the bond. तो देखिए, it is the payback period to repay the purchasing price of the bond. So एक तरीके से ड्यूरेशन क्या होती है कि कितना आपने जो परचेज प्राइस है बॉन्ड का, सो पेबैक पीरियड क्या है उसका. सो इट इज द पेबैक पीरियड टू repay the purchasing price of the bond. Hence the duration of the bond is payback period. परचेजिंग प्राइस से होगा, ना कि फेस वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू से. So hence it is called the time taken for a bond to repay its own purchase price. Question number 35. Identify the primary mode by which corporate bonds are raised in India. Private placement, auctions, OTC या public issue. So correct answer is private placement. Question number 36. Under which chapter of SEBI regulations 2008 can action be taken against defaulting portfolio manager? Chapter 1, Chapter 4, Chapter 5 and Chapter 3. So correct answer is Chapter 5. So as per the Portfolio Managers Act Chapter 5, ये आपका जो आएगा डिफॉल्टिंग पोर्टफोलियो मैनेजर के अंडर अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं. Question number 37. A mutual fund has to provide various disclosures which give details of its portfolios. Which of these disclosures does not provide any information
where the where the mutual fund schemes has invested. Fund fact sheet, scheme wise dashboard, portfolio disclosure और NAV disclosures. तो correct answer is NAV disclosure. NAV से हमें ये नहीं पता चलता है कि फंड ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. Question number 38. What is the likely impact on the stock price of a fertilizer manufacturing companies if it is expected that there will be a poor monsoon in the current year? So the stock price of fertilizer manufacturing companies may increase, may decrease या unaffected. तो correct answer is may decrease, right? So stock price क्या है? Decision है हमारी expectation of future economic activities और यहाँ पे future में हमारे poor monsoon की expectation है. Hence कि एक तरीके से आपका जो कॉस्ट है और विच मीन्स अ लो डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर्स, राइट? सो दैट इज द लो डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर्स मीन्स प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज गोइंग डाउन. सो हेंस द स्टॉक प्राइस ऑफ द फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मे डिक्रीज. क्वेश्चन नंबर 39. A foreign company has paid dividend in India to a non-resident in India. Inform if this dividend taxable in India. It is not taxable as it is a foreign company. It is non-taxable as the individual is a non-resident. It is taxable as it is paid by a foreign company. It is taxable as it is paid in India. Right. So answer is it is taxable as it is paid in India. So आप इसकी explanation देख सकते हैं. In Finance Act 2020, Indian government has reversed the taxation of dividend and the dividend distribution tax was abolished and the dividend has made taxable in the hands of the shareholder. Hence, the non-residents has to pay taxes on dividends in India. Question number 40. In which asset class can one find categories like large cap, small cap and mid cap? Hybrid, equity, bills या bonds? Correct answer is equities. Equities में आपकी small cap companies आती हैं, mid cap आ जाती हैं, large cap आ जाती हैं, micro caps आ जाती हैं. Hence answer is equities. Question number 41. Calculate the coupon yield of bond which pays a coupon of 14. Face value is rupees 100 and the market price is rupees 108. So coupon yield of a bond is equal to the interest earned divided by the current price of the bond. So interest coupon कितना है 14 and face value हमारी 100 है, तो market price कितना है 108. So coupon yield का formula है coupon rate divided by market price multiply by 100. Coupon rate is 14 divide by कूपन जो कूपन की प्राइस है विच इज 108 मल्टीप्लाई बाय 100. द आंसर इज 12.96. तो करेक्ट आंसर इज 12.96. Question number 42. Mr. Abdul is a citizen of Bangladesh. He wants to invest rupees 1 crore in an Indian PMS. Is he eligible to invest? Mr. Abdul can invest only if his wife is an Indian citizen. Mr. Abdul can invest only if his grandparents were citizens of India. Both of the above, none of the above. So correct answer is none of the above. Only Indian citizens, person of Indian origin and NRI can invest in PMS in India. Question number 43. Identify which of these is not one of the 4 steps in portfolio management process. Looking at the current and future financial condition, develop a policy statement, target a customer to sell the PMS, construction of a portfolio securities. Correct answer is target a customer to sell the PMS. This is not under the 4 steps in the portfolio management process. 4 steps क्या है ये आपके स्क्रीन पे आ गए हैं. Development of policy statement, study of current financial condition and forecast future trends, construction of the portfolio and performance measurement and evaluation. Question number 44. Identify the true statement. A saver can never be an investor. Every investor is a saver. Every saver is an investor. Savers and investors are always 2 different set of people. So correct answer is every investor is a saver. कैसे हो गया एवरी इन्वेस्टर इज अ सेवर? बिकॉज उसने इन्वेस्टमेंट किया है तभी उसके पास कुछ सेविंग्स थी, उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, इनकम जो उसकी इनकम ज़्यादा थी उसके एक्सपेंडिचर्स से, तो वो सेव कर पाया और सेव करने के बाद वो कुछ इन्वेस्ट कर पाया. सो हेंस द एवरी इन्वेस्टर इज अ सेवर. क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट शुड अ पोर्टफोलियो मैनेजर डिस्क्लोज व्हेन ही इज ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन पब्लिक डोमेन? He should disclose that wealth and the investment details of his family members. He should disclose his investment position in the security in advance. He should disclose his entire position of investment. He should disclose his fixed deposits in various banks. So correct answer is he should disclose his investment position in the security in advance. So as per the SEBI code of conduct for portfolio manager, एक portfolio manager ये liable बच जाता है जब वो publicly accessible मीडिया में रहता है या कोई भी ऐसे पब्लिक में कुछ भी बोल रहा होता है, तो उसको एक तरीके से एक डिक्लेरेशन देनी होती है
कि उसको डिस्क्लोज करना होता है कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट पोजीशन इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में है, राइट। सो एक तरीके से फंड मैनेजर इसको डिस्क्लोज करेगा। क्वेश्चन नंबर 46, द फुल फॉर्म ऑफ जिप्स इज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सर्विसेज, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड्स या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस सर्विसेज। करेक्ट आंसर इज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। Question number 47. Which of the following portfolio services is not classified based on the provider of the services? AMC PMS, brokerage house PMS, boutique PMS, SME PMS. So on the basis of the services, PMS can be classified under 3 categories, जैसे कि हमने देखा है PMS by asset management companies, PMS by brokerage houses and boutique and independent PMS. But there is nothing like SME PMS. Hence the answer is SME PMS. Question number 48. Which of these is a characteristics of the maturity phase of an industry life cycle? In the maturity phase, the growth of the industry matches the economic growth. In the maturity phase, the profit margins are the highest. Maturity phase is the shortest phase in the life cycle of the industry. In the maturity phase, there is no strong competition pressure. The correct answer is in the maturity phase, the growth of the industry matches the इकोनॉमिक ग्रोथ। सो जब एक कंपनी बड़ी हो जाती है, मैच्योरिटी की तरफ चली जाती है, बेसिकली 4 लाइफ साइकिल होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सो मैच्योरिटी फेज क्या होता है? दिस इज द जनरली द लॉन्गेस्ट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द इंडस्ट्री। सो इस स्टेज में क्या है, ग्रोथ रेट जो है इंडस्ट्री की नॉर्मली जो है मैच कर जाती है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से, राइट। सो फर्म इन द इंडस्ट्री हैं डिफर फॉर वन अनदर गिवन द कोस्ट स्ट्रक्चर्स, उनकी एबिलिटी टू कंट्रोल कोस्ट है, फर्म डिफर करती है एक दूसरे से, बट and competition is high during this stage, reducing the profit margin to normal levels. तो profit margin को competition यहाँ पे बहुत हाई होता है, जिस वजह से आपको profit margin भी थोड़े से normal इसमें रहते हैं, but growth यहाँ पे एक तरीके से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अलाइन ही चलती है। सो मैच्योरिटी फेज में आपका जो ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री मैचेस द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 49. अकॉर्डिंग to the definition of mutual funds as per the SEBI Mutual Fund Regulations 1996, which of these is not a feature of a mutual fund? Mutual fund invest in real estate, mutual fund sells unit, mutual fund raises money through various schemes, mutual fund is a trust. So correct answer is mutual fund invest in real estate, right? So mutual fund cannot invest directly in a real estate or physical properties, right? And real estate fund can comprise of investments either directly in real estate companies or real estate जो investment trust है उसके थ्रू ही हो सकती है। Question number 50. Identify the false statement with respect to asset allocation decisions. So asset allocation decision में ये कौन सी false statement है, चलिए देखते हैं। The asset allocation decision involves arriving at the proportion of investments into various type of investments. The asset allocation decision influences the long run performance of the portfolio investments. The asset allocation decision is isolated from the basic portfolio management process. The asset allocation decision considered the risk return characteristics of various investment avenues. So correct answer is C. The asset allocation decision is isolated from the basic portfolio management process, right? So this is it. This marks the ending of the मॉक टेस्ट 4। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरे 50 क्वेश्चंस इसमें हमने कवर किए विद एक्सप्लेनेशन, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और बाकी 3 मॉक टेस्ट की वीडियो देखना ना भूलें। प्लस जो हमारा करिकुलम है NISM 21A का, वो भी देखना ना भूलें। तो हमने NISM 21A डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम का करिकुलम 12 चैप्टर्स कवर किया है। 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, दिस इज द 4 मॉक टेस्ट। ए मॉक टेस्ट की वीडियो में और बनाऊंगा और फिर मैं उसके बाद केस स्टडीज और न्यूमेरिकल भी कवर करूंगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।